तो ये बात होगी सलाइवरी ग्लैंड्स की और एसोफेजिस की पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एसोफेजिस की जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये कैसे काम करती है? इसको भी तो कोई ब्रेन सिग्नल देता है तभी काम करती है ना। तो इसको जो ब्रेन सिग्नल देता है वो आपके 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू भेजता है, विच इज़ अ वेगस नर्व, जिसके पैरेलल चल रही होती है राइट एंड लेफ्ट, और उसको सिग्नल दे रही होती है, अपनी इन्वेजन कर रही होती है नर्वस सप्लाई जो उसकी होती है छोटे छोटे, तो वो न्यूरॉन्स इसको सिग्नल दे रहे होते हैं ब्रेन से ताकि वो अपना वर्क करें। अब सवाल उठता है कि ये वर्क तो कर रही है, तो वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स आते हैं ब्लड से, तो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई भी होती है, उसको जानते हैं। तो उसको जानने के लिए हम एसोफेगस को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक होता है सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल रीजन, ठीक है, एक होगा हम थोरेसिक रीजन कर लेते हैं, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द एब्डोमिनल रीजन या एसोफेजियल रीजन, जहाँ पे ये स्टमक से जाके अटैच होता है, ठीक है। जो अपर पोर्शन है ना, उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करती है और उसकी ब्रांचेस सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। और जो मेरा जो थोरेसिक पोर्शन है उसको हम अयोटा और ब्रोंकियल आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती है। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल एज इट्स अ जनरल कॉन्सेप्ट, इफ आई गो इन डिटेल देन विच सप्लाई और किधर से ऑरिजिनेट हुआ, एब्डोमिनल अयोटा, सीलियक ट्रंक, एंड इट विल गो इन डिटेल, सो इट्स नॉट एन एनाटॉमी, और वैसे भी हम समझा नहीं सकते इस बोर्ड में कि व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड हाउ इट गोज देयर, नाइदर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। तो द मिडिल पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन है, उसको अयोटा और ब्रोंकियल आर्टरीज की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, एंड द एब्डोमिनल पोर्शन, द लास्ट पोर्शन जो उसको ब्लड सप्लाई होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, व्हिच कैन बी एसोफेजियल आर्टरीज। सो दीज आर द ब्लड सप्लाई। इसकी वेनस सप्लाई क्या होती है? इसकी वेनस सप्लाई ये होती है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे आर्टरी है, inferior thyroid artery, then it is an inferior thyroid vein, and the other portion is a zygous vein, and the last one is esophageal vein. So these are the blood supply. I'm not writing in detail, I'm not writing it because there's no space, और आगे मैंने मज़ीद drawing करनी है, so I will try to put that words on the video so you can see it. So these are the blood supply which I said it. So ये ब्लड सप्लाई है और यही वेनस सप्लाई इसकी होती है, और क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व इसको कमांड करी होती है। अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, और इसको ब्रेन से सिग्नल भी पहुंच रहा है 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है, तो एंड नाउ इट इज़ मूविंग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड द फूड, द बोलस कम डाउन टूवर्ड्स द स्टमक। तो बोलस जब स्टमक में आता है तो स्टमक की भी थोड़ी बहुत हम एनाटॉमी देख लें, तो स्टमक का जो ये वाला पोर्शन है, जो ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, CS, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और जो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा उभरा हुआ, इधर अक्सर फूड स्टोर भी होता है हमारा, ठीक है, जब हम खाते हैं तो फूड यहाँ पे पड़ा भी रहता है काफ़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, नॉट काफ़ी देर के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड द फंडस, ठीक है। एंड दिस पोर्शन, ये जो ओपनिंग है, जो ड्यूडनल ओपनिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड लेके जाता है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं अपना पाइलोरिक स्फिंक्टर, PS, और दिस इज द पाइलोरिक बॉडी, पाइलोरस, ठीक है, ये पाइलोरस हो गया। सो अब ये भी स्टमक है, इसमें फूड क्या करता है, जब इसमें फूड आता है तो स्टमक भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, फूड को फर्दर मिक्सअप करता है। ऊपर से वो बोलस बना, कहाँ से? माउथ से, स्लाइवरी ग्लैंड और टीथ और हमारी टंग की फॉर्मेशन से और वर्क उनकी जो कोऑर्डिनेशन से वो एक बोलस बन के हमने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद एसोफेगस में गया, एसोफेगस से फिर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से जब स्टमक में आया तो स्टमक से भी फर्दर वो मिक्सिंग होती है, एंड टू मेक दैट बोलस इनटू चाइम, ठीक है। सो वो क्या होता है कि जब वो स्टमक में आया तो फूड को फर्दर मिक्सअप करते हैं विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी आपके ये स्टमक से कुछ सिक्रेशन रिलीज होती है ताकि फूड फर्दर डाइजेशन हो। उसको जाने से पहले तो हम इसकी ब्लड सप्लाई जान लें कि स्टमक को मोस्टली जो स्टमक को जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो इसके वैसे देखे जाए तो ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है, ठीक है, इधर अब ग्रेटर कर्वेचर। तो यहाँ इसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाके तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, LGA एंड RGA, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपकी सप्लाई करती है आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी या ओमेंटम आर्टरी भी कह सकते हैं, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, RGEA लिख रहा हूँ। यहाँ जो सप्लाई करती है वो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी,
और यहाँ जो आपकी वो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेज है सप्लाई करती है। दैट्स अ जनरल थिंग, अगेन आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। सो दिस इज़ द ब्लड सप्लाई। और जब इसकी वेन्स के बारे में बात करेंगे तो सेम इट इज़, जैसे आर्टरी है उसको हमने वेन में करना है, जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देन इट विल बी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट right gastric epipolic artery then it is right gastric epipolic vein, that's the blood supply। और जो इसको ब्रेन का जो सिग्नल पहुंचता है वो 10th cranial nerve से कमांड पहुंचती है विच इज़ अ वेगस नर्व, तो इसको ब्लड सप्लाई पहुंचती है और ये वर्कअप करता है। सो दिस इज़ द हाउ इट वर्क्स। अब मैंने बात की कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जब फूड आता है उसको चाय में कन्वर्ट करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करते हैं तो कि फर्दर डाइजेशन हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि जितनी भी ये फूड आता है उसको इतने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना कि उस फूड से हम न्यूट्रिएंट्स ले सकें। हमें चॉकलेट्स तो चाहिए नहीं, ना हमें केक का कोई मैदा चाहिए। वी नीड्स प्रोटीन, वी नीड्स कार्ब्स, वी नीड्स फैट्स which is the requirement of our body for different cells। So तो उसको हम फर्दर, पहले तो यहाँ दांतों से चबा चबा के उसको बोलस बनाया, अब ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पे ये चाइम बनेगा फर्दर और डाइजेशन होगी। क्या कि यहाँ पे कुछ सिक्रीशन रिलीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, उस सिक्रीशन को जाने से पहले उस सिक्रीशन को जाने से पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर देखें तो ये एसोफेगस से लेकर टिल एनस तक, ठीक है, एक पूरी एक ट्यूब है, एक पूरा एक फ्लो है, इसमें कोई रुकावट ये रुकता नहीं है, कोई फिस्टूला यानी कोई रुकावट नहीं है। यहाँ से लेकर पूरा देन जुड़ता है और एक पूरी एक ट्यूब बनती है। तो इस ट्यूब का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा हिस्टोलॉजी थोड़ी बहुत देख लें। तो मैं एक पीस ले लेते हैं यहाँ से, लेट से मैं एक स्टमक का स्ट्रक्चर देख लूँ तो इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है कि पहले ये हो गया ल्यूमन, ठीक है, और इसकी लेयर होगी, उसके ऊपर एक लेयर होगी, उसके ऊपर आपकी एक सर्कुलर मस्कुलर लेयर होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर होगी, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होगी सिरोसा की। ये क्या चीज़ है? ये तो हो गया आपका ल्यूमन, ठीक है। ये जो कवरिंग है ना, इसे हम कहते हैं म्यूकोसा। सेकेंड कवरिंग को हम कहते हैं सब म्यूकोसा, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी होती है। ये जो सर्कुलर है इसे हम कहते हैं सर्कुलर मस्कुलर जो ये जो लेयर है ना, ये मसल्स की छोटी लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, मस्कुलरस। ये जो थोड़े थोड़े ट्यूब की शेप में हैं, इट्स नॉट लाइक लुकिंग लाइक ट्यूब बट इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मस्कुलरस, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरस लेयर। ये दो मसल्स की लेयर है जो उसको मिक्सअप में मदद करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। एंड द लास्ट लेयर इज सेरोसा, इट इज़ द आउटर कवरिंग प्रोटेक्शन, जो इसको ल्यूब्रिकेट भी करता है और वाइल हम जब खाते हैं तो उसको मूवमेंट में भी मदद देता है, ठीक है, ताकि आपके जो पेरिटोनियल लेयर है उससे भी स्मूथली एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम चलता रहे, उसको डिस्टर्बेंस ना रहे। सो दिस इज़ द लेयर। अच्छा, अब होता क्या है कि जो आपकी म्यूकोसा लेयर है ना, ये जो इंटर लेयर है म्यूकोसा, ये आपके ल्यूमन को ल्यूब्रिकेट करते हैं ताकि इसको बैक्टीरिया से बचाया जा सके, पहला। दूसरा ये कि जब ये सेक्रेशन यहाँ पर होती है ना, जब स्टमक में आते हैं तो आपकी पीएच डिक्रीज हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अगर एसिडिक डायरेक्ट तेजाब में भेज दिया जाए स्टमक या गोश्त का टुकड़ा तो इट विल बी डिजॉल्व, मतलब कि डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन स्टमक जो है वो डिज़ोल्व इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसमें एक म्यूकोसा की लेयर होती है। वो किस तरह कि अब ये तो हमने देखा कि जी इसकी ल्यूमन, पूरी ल्यूमन किस तरह होती है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ छोटा और जूम करके दिखाया जाए, तो ज़रा जूम करके दिखाया जाएंगे ना, स्टमक की बात करूँ तो आपको ना इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, बहुत जूम करके। इसको भी अगर हमने एक पीस काटा और उसको भी बहुत जूम करके दिखा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टमक, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इट इज़ कॉल्ड द गैस्ट्रिक पिट्स। और वहाँ पे कुछ इस तरह के छोटे छोटे सेल्स होंगे। ये छोटे छोटे सेल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं आपके स्टमक में। दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, इससे सिक्रीशन होती है। कौन सी सिक्रीशन होती है? पहली तो बात है, यहाँ पे जो होते हैं ना आपके होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं,
सिक्रेटिंग सेल्स, आई एम जस्ट राइटिंग द सेल्स, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ताकि जब एसिडिक इन्वायरमेंट है वो आपके स्टमक की वॉल को डिस्टर्ब ना करे। दूसरे फिर सेल्स आप जिक्र करें तो आपके आ जाएंगे पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपके HCl सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड सिक्रीट करते हैं, एसिड सिक्रीट करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब एसिड सिक्रीट होता है तो बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे माउथ में लिंगुअल लाइपेज एंजाइम होता है जो एक्ट करता है जब स्टमक में जाता है। क्यों? क्योंकि स्टमक एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, और एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड सिक्रीट होता है विच इज़ एन एसिड सिक्रेटेड बाय पैराइटल ग्लैंड। और पैराइटल ग्लैंड कहाँ होते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स में, और गैस्ट्रिक पिट कहाँ होते हैं? स्टमक में। ठीक है, हमने पहले इसको छोटा किया, ठीक है, इसका अंडर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, फिर इसको भी काट के हमने जूम करके देखा तो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, और वो क्या होते हैं? एक कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, कुछ HCl सिक्रेट करते हैं, कुछ चीफ सेल्स होते हैं जो पेप्सिनोजिन सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजिन। ठीक है, चीफ सेल्स ये क्या सिक्रेट करते हैं? ये आपके पेप्सिनोजिन सिक्रेट करते हैं, जो कि जैसे ही वो एसिडिक एनवायरनमेंट में जाता है, स्टमक में जाता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द पेप्सिन। ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करता है? ये आपके प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को व्हाट वी से उसके जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ता है ताकि वी गेट द प्रोटीन। अब सवाल उठता है कि ये पेप्सिन है, बाकी सब तो हमने प्रोटीएजेज एज लिखे हैं, लाइपेज हैं, तो अमाइलेज हैं, तो ये पेप्सिन का क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि पेप्सिन जो है, एज जो टर्मिनोलॉजी हमने ड्राइव की थी तब उससे पहले ही हमने पेप्सिन ड्राइव कर लिया था कि पेप्सिन सिक्रेट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में। सो दैट्स व्हाई वी डोंट ऐड इट पेप्सिनेज, इट्स लाइक पेप्सिन used to break down the proteins. So चीफ सेल्स पेप्सिन सिक्रेशन जो पेप्सिन करते हैं, फिर पैराइटल सेल्स HCl सिक्रेट करते हैं, म्यूकस जो सिक्रेट करते हैं। अब सबसे पहले तो म्यूकस सिक्रेट आता है, इसको एक प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद एसिडिक एनवायरनमेंट एसिड HCl सिक्रेशन होती है। ठीक है, और एसिड सिक्रेशन क्यों ज़रूरी होती है? पहले तो ये कि ब्रेक डाउन भी हो रहा होता है, लेकिन दूसरा ये कि जब अगर कोई खाना आप खा रहे हैं और उसमें बैक्टीरिया आ जाए, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, उसको भी ये डैमेज करता है ताकि बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन ना करे। क्योंकि अगर ये ना हो और बैक्टीरिया इन्फेक्ट करे तो फूड पॉइजनिंग एंड डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसके बाद ये चीफ सेल्स हैं सिक्रेट पेप्सिनोजिन विच एक्टिवेट इन स्टमक। जब स्टमक में रिलीज होते हैं तो हार्ड एसिडिक एनवायरनमेंट से पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन से, और पेप्सिन फिर ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। सो फूड आया, बोलस यहाँ पर आया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई मसल्स, और एसिडिक एनवायरनमेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हुए। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन हुई तो और छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होने लगे, और टुकड़े होने लगे। ठीक है, प्रोटीन निकल रही है उसमें से, छोटे छोटे जर्रे बन रहे, तो ये स्टमक भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चाइम बनाने के लिए। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन मोस्टली एक मिनट में तकरीबन 8 से 12 कॉन्ट्रैक्शन होती है पर मिनट, गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी।